नमस्कार बच्चों। कई दिनों के बाद आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। बीच में हमारे स्कूल में परीक्षा चल रही थी, जिसके कारण नए वीडियोस नहीं डाल रहे थे। आज हम लोग देखेंगे फिर से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में स्टडी किए हैं, कई वीडियोस उस पर डाले हैं। उन वीडियोस को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आज हम देखेंगे उस चैप्टर पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं 6 मार्क्स वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर आप लोग वहां पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आप लोगों को हमको ये बताना है कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लिखना इतना ज्यादा नहीं है। यही बात हमको समझाना है। क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, और जितना पूछ रहा है सिर्फ उतना लिखिए। पिछली वीडियोस जो इस चैप्टर पे थी उसमें उसके बारे में डिटेल्स में बताया हूं। यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। दूसरे प्रश्न को देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, फराडे का विद्युत चुंबकीय, दोनों क्वेश्चन को मिलाइएगा नहीं, अलग अलग देखिए। हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ इस पेज पर दिए हुए हैं, तो मैं वो कर रहा हूँ। वापस हम फोकस कर रहे हैं इस पे ही। फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। 6 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, कभी कभी 4 मार्क्स में पूछ लेता है। आपको क्या लिखना है इसमें, हम सिर्फ इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं लिखना क्या है। तो लिखने में सिर्फ लिखिए आप प्रश्न 1 का उत्तर है, ध्यान दीजिए। फराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित निम्नलिखित 2 नियम दिए। निम्नलिखित 2 नियम दिए। पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में किसी भी विधि से परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है। मतलब पहला नियम ये सिर्फ कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, सिर्फ ये बताता है। और दूसरा नियम अभी जो लिखेंगे वो ये बताएगा कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि लूप के सिरों के बीच
विभवांतर मतलब ये प्रेरित विभव लूप के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितनी तेजी से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, उतना ही अधिक विभव होगा, और इसका सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। और ये भी सिर्फ फिर बताना होगा कि ये माइनस साइन क्या है, ये जरूर व्याख्या करने की जब बात कर रहा है इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या जब करना होगा तब आप क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है। तो जो E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है, इसमें बताएंगे कि ऋण चिन्ह बताता है, ऋण चिन्ह लेंज नियम को बताता है। ये लिखना है इस प्रश्न के जवाब में, सिर्फ इतना लिखना है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब यहां देखिए, ये जो इसके पहले वाला प्रश्न था उसमें क्या था? कोई धारा थी नहीं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और उसमें जब हम यांत्रिक ऊर्जा को लाएंगे, मतलब चलाएंगे, कुंडली को घुमाएंगे, तब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती थी। यहां पर विद्युत धारा ऑलरेडी प्रवाहित है, धारावाही चालक है। ये देखिए, धारावाही चालक मतलब इसमें चालक में धारा है और कहां रखी गई है? वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, इधर की तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, और यहां पर एक चालक है जिसमें धारा की दिशा क्या हो रही है भाई? आई हो रही है, ये ऊपर की तरफ प्लेन में। तो इस तरह से कह रहा है धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। और ये ऐसे भी हो सकता है, ये तो मैंने लंबवत दिखा दिया, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये बी हो और धारावाही चालक की दिशा करंट इसमें इस डायरेक्शन में हो, तो यहां पर कुछ एंगल थीटा भी बनेगा। तो इसका सूत्र क्या है? इस बल ये लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। तो सिर्फ आपको, ये तो मैं समझाने के लिए लिख लिया, ज्यादा से ज्यादा ये फिगर बना दीजिए और आपको सिर्फ ये लिखना है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो होता है ILB साइन थीटा। यहां लिखना होगा I क्या है भाई? धारा, L क्या है? चालक की लंबाई, B चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता और थीटा क्या है, थीटा भी यहीं लिख लेते हैं। थीटा दिख रहा है कि आई और बी के बीच कोण, ये लिख दीजिएगा। ये है इसका सूत्र, इतना सिर्फ आपको लिखना है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे फिर क्या कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए, इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, समझाइए। तो जरा एक बार इसको याद करिए कि इसका नियम क्या कहता है। इसका नियम क्या कहता है, कौन से नियम से। तो पहली बात तो कि बल की दिशा किस नियम से, याद करिए जल्दी से। यस, याद करिए, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। कौन सा नियम भाई, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। और हमारे वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे जो लेसन है, उसमें डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप वहां से देख करके, लिखा भी गया वहां पे ठीक से। तो ये कहता है कि ये बी है, ये आई की दिशा है, तो करना ठीक है। तो ये सिर्फ ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ, इतना ही लिखना भी है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही लिख दीजिएगा। यदि हम अपनी बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि मिडिल फिंगर धारा की दिशा में, तर्जनी किधर है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो थंब है वो दिखाएगा बल की दिशा को। मतलब इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर बल की दिशा होगी। ये कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर कार्यकारी बल के परिमाण का सूत्र लिखिए। अच्छा, इसी में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर कार्यकारी बल के परिमाण का सूत्र लिखिए। किन परिस्थितियों में यह बल अधिकतम और न्यूनतम होगा। बल की दिशा ज्ञात करने वाले नियम का वो भी लिखिए। तो ये सारा क्वेश्चन उधर भी देखे हम लोग कि कई सालों में पूछा गया था, मतलब ये 10 साल पूछा गया ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है। और ये लेसन थोड़ा पढ़ करके, और एक 6 मार्क्स तो इस चैप्टर से मिलना है आपको, तो इसलिए इस पे उसके अकॉर्डिंग काम करिए। तो यहाँ पे अलग से फिर लिखने की जरूरत नहीं है। एक समान चुंबकीय आई का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाने के लिए लिख दें, क्या फॉर्मूला आया था, याद करिए। तो F इज इक्वल टू बी एल आई एल बी, सॉरी आई एल बी साइन थीटा। तो ये था बी, ये है आई, ये लंबाई है उसकी, ये थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया था। आगे कह रहा है किन परिस्थितियों में, सूत्र यही है, किन परिस्थितियों में यह बल अधिकतम। तो याद करिए, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। कब, जब थीटा कितना है भाई, 90 डिग्री है, और यही मैक्सिमम होता है। तो एफ मैक्सिमम इतना ही हो जाता है, आई एल बी। कब, जब आई धारा क्या है भाई, धारा आई बी के क्या हो, बी के लंबवत हो जाए, तब ये अधिकतम, यह बल अधिकतम। और न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम क्या होता है भाई, साइन थीटा इक्वल टू 0, ये न्यूनतम वैल्यू है। साइन 0 इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, ये न्यूनतम है, न्यूनतम। यहां पर एक बार लिख लीजिए अधिकतम,
ये अधिकतम। अच्छा यहाँ लिखे हैं एफ मैक्स, तो ये वैल्यू न्यूनतम हो गया। तो एफ का वैल्यू इसमें क्या हो जाता है, 0। कब, जब धारा आई और बी दोनों की दिशा क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है, या विपरीत भी होगी तो भी, इधर धारा है और इधर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ऐसा होगा तब भी इसका जो वैल्यू होता है न्यूनतम 0 ही होगा। और ज्ञात करने वाला नियम फिर से वही, कौन सा नियम भाई, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। आप ये जरूर लिखिए कि किस नियम से ज्ञात करते हैं और ये नियम क्या कहता है। पहली वाली भी, इसके पहले वीडियो में लिखा भी हूं, यहाँ पे मैं इसके पहले बोला भी था, उसको भी लिख देने से हो जाएगा। तो सिर्फ इतना, बहुत लंबा नहीं है, लिखना हो तो बहुत समय नहीं लगना है, और 6 मार्क्स के सब क्वेश्चन हैं, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न में आते हैं हम लोग। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई, तो ये कह रहा है विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यकारी विधि का सचित्र वर्णन करिए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये ना देखिए कि सिर्फ 4 साल यहाँ दे 2000 क्या क्या दिखाया गया है यहाँ पे दिखाया गया कि 20 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 11 में नहीं, सिर्फ इतने में नहीं, ये तो हम जानते हैं 12-15 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन इधर हाल के ही वर्षों में। तो आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार देखिए दोनों क्वेश्चन को। विद्युत मोटर की सिद्धांत संरचना क्या क्या लिखना है, ये उसमें जरूर ब्रेक कर लीजिए। सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि का सचित्र, 4 चीज देखना है आपको। सिद्धांत लिखना है, संरचना लिखना है, कार्यविधि लिखनी है और सचित्र वर्णन है। 6 मार्क्स का। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे लिखने के लिए मात्र 8 से 10 मिनट चाहिए होगा, इसमें ज्यादा नहीं चाहिए होगा। और क्या नीचे फिर क्या दिया अगला क्वेश्चन, उपयुक्त चित्र द्वारा एक विद्युत मोटर की कार्यविधि समझाइए और इसकी उपयोगिता बताइए। इसमें बस इसमें देखिए चित्र बना देना है और कार्यविधि लिखना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, चित्र तो बनाना है। तो चित्र और कार्यविधि, संरचना इसमें ये चित्र द्वारा एक कार्यविधि, चित्र बना देना, संरचना लिखना नहीं है, संरचना बनाना है लेकिन लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में वो लिखना भी था। और एक्स्ट्रा क्या पूछ लिया है इस क्वेश्चन में, उपयोगिता। तो अब ये ऐसी चीजें भी कभी कभी बच्चे नहीं लिखते हैं। उपयोगिता में आपके घरों में मोटर यूज हो रहा है पानी के लिए, पानी चढ़ाने के लिए, और पंखा चल रहा है, जो भी डिवाइसेस हैं, इवन फ्रिज भी, वहां भी अंदर मोटर चल रहा है, आपके वॉशिंग मशीन में मोटर चल रहा है। तो उपयोगिता पे लिखने की अलग से कोई वो नहीं है, आप एक हेडिंग देंगे उपयोगिता इसकी। तो जो भी यूजेस है, आजकल मोटर के बिना तो कहीं कुछ चल ही नहीं रहा। तो गाड़ियां भी आ गई है भाई, इससे गाड़ियां भी अब मोटर से ही चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है, तो वो सब लिखना है उससे। तो अब आते हैं हम लोग फोकस करते हैं कि क्या क्या लिखना है। तो भाई सिद्धांत में क्या लिखेंगे, चौथे प्रश्न के उत्तर में देखिए सिद्धांत, तो किस सिद्धांत पे क्या काम करता है। तो वैसे तो सिंपली ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक बल काम करता है, लेकिन ये बल से नहीं घूमेगा, ये जानना होगा कि घूमेगा कब। तो वास्तव में यदि सही रूप से लिखें तो मोटर का सिद्धांत सिर्फ बल लिखने से नहीं होगा, बल्कि एक घूर्णन बल काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग बल आघूर्ण काम करता है। कब, जब, तो इसका सिद्धांत देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी बंद लूप, ध्यान दीजिएगा लूप में, वो क्लोज लूप को शेप चाहे कोई भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो जब किसी बंद लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो
उस लूप पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। सिद्धांत में सिर्फ आपको इतना लिखना है, आगे लिखना है संरचना। तो अभी हम देखिए संरचना, इसमें मोटर का बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम जो सिर्फ आपका 2 मिनट लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेता है। तो संरचना में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे भाई। तो सबसे पहले देखिए, ये संरचना में देखिए, सबसे पहले आप बनाइए कि यहां पर एक आर्मेचर, आर्मेचर हो गया, और ये आर्मेचर ऐसी होगी, रेक्टेंगुलर होगी, जो कि इस एक्सिस पे घूमते रहेगी थोड़ी। इस एक्सिस के चारों तरफ ये घूमते रहेगी। और उसके बाद इसको हमको देना होगा क्या भाई, करंट। कहां से, विद्युत धारा देनी होगी इसको। तो उसके लिए यहां पर 2 सर्पी वलय होते हैं, एक से ये जुड़े रहती है और दूसरे वाले सर्पी वलय से दूसरा, ये सर्पी वलय नहीं बल्कि स्लिप हाफ रिंग्स होती हैं, स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं इनको। और इनमें लगा रहता है कार्बन ब्रुश। इस कार्बन ब्रुश के हेल्प से, ये हो गया कार्बन ब्रुश, इस कार्बन ब्रुश के हेल्प से ही इसको हम धारा दे सकते हैं। यहां पे एक स्विच लगा दीजिए चाहे तो, ये हो गया। और ये सब कुछ रखा रहेगा। चुंबक में सिर्फ आपको इतना बनाना है। ये हो गया नॉर्थ पोल आपका, ये हो गया साउथ पोल। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ये स्लिप रिंग्स इधर दे सकते हैं आप, R1, ये R2, ये कार्बन ब्रूसेस हैं। कार्बन ब्रूसेस का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं आप, PQRS कुछ भी दे दीजिए। ये मान लीजिए P हो गया, तो यहाँ पे Q हो गया, और धारा इसमें आएगी। तो ये हो गया संरचना। तो सचित्र वर्णन में आपको चित्र में इतना ही बनाना है। देखा आप लोगों ने कि हालांकि मैं डायग्राम बनाने में बहुत ही वीक हूं, फिर भी 2 मिनट के अंदर ये डायग्राम बन गया। यही एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। हम ये बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्रश्नों को कैसे लिखिए। कितना समय आपका लग रहा है, इस पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है इसमें। अब संरचना को लिखिए कि क्या संरचना में है। तो संरचना में हम ये बार बार कहते हैं कि उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि संरचना में कितने भाग हैं, उन सब पार्ट्स को अलग अलग लिख दीजिए। एक लाइन लिखिए, आधी लाइन लिखिए, लेकिन ये लिखिए कि क्या क्या है। तो ये लिखेंगे कि विद्युत मोटर, और यहां पर जो मोटर बना है ये डीसी वाला है। देखिए यहां पे डीसी करंट लग रही है। तो विद्युत मोटर की संरचना निम्नवत है, निम्नवत है। तो पहला क्या है भाई कि एक आर्मेचर, सबसे पहला क्या है, आर्मेचर। तो इसमें, या आर्मेचर क्या है ये लिख दीजिए। यह कॉपर तार की एक कई फेरों वाली कुंडली होती है। कॉपर का तार अच्छा रहता है, वैसे कोई आजकल एल्युमिनियम के तार के मोटर आने लगे हैं,
तो कॉपर का तार का ही यहाँ पे जरूर लिख दिया कीजिए उसमें। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग कि चुंबक, ये क्या काम के लिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करने के लिए। तो चुंबक में आप देख रहे हैं हम लोग कि ऐसा चुंबक रहेगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये आपकी कुंडली रहेगी। तो कुंडली चुंबक के चुंबक के दोनों पोल के बीच घूमती है। उसके बाद यार वो ध्यान दीजिए, वो माय गॉड, मैंने तो उसको, अच्छा मैं इस पेज पे आएंगे, पिछले पेज पे हम लोग चले चलेंगे, देखेंगे सेव वाले से में जाएंगे, मिल जाएगा फाइनल। हाँ चलिए, तो वहां पर वो वीडियो को पीछे करके आप लोग फिर देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या दिख रहा है, वो आर्मेचर से फिर तीसरा क्या था उसमें, तीसरा था पार्ट जो था वो था स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स दो हाफ रिंग्स होती हैं जिन्हें सर्पी वलय भी कहते हैं। सर्पी वलय भी कहते हैं। कुंडली के अंतिम सिरे इनके बीच जुड़े रहते हैं। इनके बीच जुड़े रहते हैं। चौथा, कार्बन ब्रुश। विद्युत स्रोत से कुंडली को धारा इन्हीं स्रोत से, इन्हीं कार्बन ब्रुशेस से मिलती है। कार्बन ब्रुशेस के द्वारा मिलती है, ये मुख्य भाग हो गए, संरचना हो गया मोटर का। तो आप यदि हेडिंग से करके और एक एक ये पॉइंट इस तरह से लिख देते हैं तो इधर कुछ कम भी है तो आपके नंबर फुल मिलने हैं उसमें। तो हम लोग सिद्धांत देख लिए, चित्र देख लिए और क्या देख लिया हम लोगों ने, संरचना देख लिया। इसका कार्य विधि का वर्णन फिर से हम लोग अलग से करते हैं। तो कार्य विधि में और कुछ नहीं, चलिए फिर से एक बार लगता है हमको चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसे करके आगे चलते हैं। यस, कार्य विधि देखिए कैसे कार्य करेगा।
कार्यविधि कैसे कार्य करेगा, तो फिर से भाई दिखा दें। ये आपकी क्या हो गई भाई, ये हो गई आपकी कॉइल। इसी को घूमना है इसके अंदर, इस एक्सिस के चारों तरफ घूमेगी ये। और यहाँ पे मैं बताया था कि ये दो हाफ में रहेंगी, इसके बीच कार्बन ब्रूसेस से इसको करंट मिल गया। कार्बन ब्रूसेस से इनको क्या मिल गया, करंट। और ये हो गया आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ए बी सी डी, ये कुछ नहीं है। तो यहां पर धारा किधर से निकलेगी भाई, धारा निकलेगी धन वाले से। यहां गई कार्बन ब्रूसेस में आई, ये PQ नाम दे सकते हैं, और ये R1, और ये हो गया R2। तो यहाँ P से R1 में, R1 से A में, A से B में, B से C, C to D, D to R2, R2 to Q, ऐसे आते रहेगी। तो कार्य विधि में क्या लिखना है कि जब मोटर में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा, यदि दिखाए गए चित्र में दिखाए गए, ये लिखिए, यदि चित्र में दिखाए गए दिशा में धारा प्रवाहित हो A to B और C to D। देखिए यहाँ पे धारा यदि इस तरह से जा रही है, A से B में, C to D में, तो क्या मिलेगा, तो क्या, ओ माय गॉड, बार बार गलती हो रही है। तो ये जो था साउथ में, तो क्या देख रहे हैं, जब वो धारा A से B में जा रही है तो फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से अप्लाई कर लीजिए बायां हाथ नियम। देखिए नॉर्थ से साउथ विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, धारा की दिशा मिडिल फिंगर में ये है, तो ए बी कहां जाएगा भाई, ए बी नीचे की ओर, ए बी नीचे की ओर, नीचे की ओर, और सी डी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति करेगी। आधे चक्कर के बाद, जैसा कि यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी हैं, तो जिससे R1 से अभी जो जुड़ा है वो बाद में किससे जुड़ जाएगा भाई, ये R1 से जुड़ा था, और ये कार्बन दूसरे इधर से आ रही हैं, और ये इधर से आ रही है, ये Q था और ये P था। तो
जो R1 P से जुड़ा है अब जाके Q से जुड़ेगा, और जो Q से जुड़ा है वो P से जुड़ जाएगा। तो आधे चक्कर के बाद करेंगे, आधे चक्कर के बाद क्या होगा भाई, आधे चक्कर के बाद आप सिर्फ ये लिखिएगा उसमें कि आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा, धारा की दिशा लूप में बदल जाएगी, लूप में बदल जाएगी, बदल जाएगी। आगे फिर इसमें लिख रहा हूं मैं, बदल जाएगी। उसके बाद, उसके बाद अब सीडी ऊपर की ओर जाएगी, और सीडी ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर। ए बी कर लीजिए, ए बी ऊपर की ओर जाएगी, और सीडी नीचे की ओर। और इस प्रकार से कुंडली का चक्कर पूरा होगा। इस तरह से आप लोगों को इन प्रश्नों को लिखना है। अब बात आ रही है उपयोगिता की, तो भूलिएगा नहीं, जरूर यदि ये प्रश्न है, पांचवें प्रश्न को देखिए, बाकी सारी तो वही है, उपयोगिता लिखनी है तो बस यहाँ पे हेडिंग लिखिए उपयोगिता किसकी भाई, मोटर की उपयोगिता। तो यहाँ पे जहां भी मोटर है, वाटर पंप के रूप में, फ्रिज में, कुछ भी लिख दीजिए, 3-4, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, कार में, कहां कहां आजकल यूज नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जा रहा है। आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या फिर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए छठे 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। अभी हम लोग इस प्रश्न को पढ़े थे, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, वो भी वहां पे लिखा गया था। जो पहला नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल ही है, वही है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से जो विभव उत्पन्न हो रहा है, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्लियर हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की व्याख्या कीजिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इससे पहले जब मोटर पढ़ रहे थे या ये पढ़ रहे थे कि विद्युत धारा धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें देखे थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखे थे। और अब जब इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा। किसमें भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में धारा की दिशा क्या होगी। तो धारा की दिशा क्या होगी, वो इस तरह से है कि मान लीजिए ये इस तरह से हम एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, ये ऐसा कोई चुंबकीय, ये हम लिखने जा रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये लिखने जा रहे हैं। तो ये ऐसा सिंबल आप लोग बना सकते हैं, ये समझने के लिए ज्यादा आसान यही रहता है। इस तरह से ये क्रॉस दिखाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, प्लेन के अंदर। क्या है भाई, ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें कहां है? अंदर की ओर, प्लेन के लंबवत, अंदर की ओर। किधर है भाई? अंदर की ओर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई ये, दाहिना हाथ निकालिए। और यहां पर आपका है चालक। इस चालक को हम गति करा रहे हैं इधर की तरफ। ये गति की दिशा, चालक की गति, चालक भी लिख लें, चालक की गति ऊपर की तरफ। तो इंड्यूस्ड करंट किधर होगी? अप्लाई कीजिए फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम, इससे पहले वाले वीडियोस में सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों, मध्यमा, तर्जनी और थंब, अंगूठा, तीनों को यदि एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, सॉरी इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, और हमारा जो थंब है वो चालक की गति की दिशा को दिखाए। तो ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ये दिखाएगा धारा की दिशा को। तो धारा की दिशा हो गई ये वाली। तो एक बार ये बताना था आपको, लिखना क्या है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो यहाँ पे अभी जो हमने बोला वही लिख दीजिए फिर से। तो ये क्या कहता है? ये कहता है इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों, वो 3 अंगुलियां कौन है भाई? अंगुलियों, अंगूठा, मध्यमा, और तर्जनी को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा, अंगूठा, किसको दिखाएगा भाई? चालक की गति की दिशा को दिखाए तो मध्यमा उसमें प्रेरित होने वाली दिशा को बताएगा। सिर्फ इतना लिखना इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। और भी एक वीडियो इस पे और भी लाएंगे जिससे छोटे छाटे सारे क्वेश्चन इस पे हो जाएं, और उसके बाद लाइव क्लासेस में भी कुछ प्रश्नों को किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग माय वीडियोस और प्लीज
जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि लाइव क्लासेस में किस दिन कौन सा क्लास चलेगा। और मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिए। थैंक यू।